हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपका ग्रुप फिजिक्स पे स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं क्लास की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि 11वीं क्लास के सिलेबस क्या है और चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है और उसे पढ़ेंगे भी। तो चलिए आगे देखते हैं, पहले सिलेबस को फिर चैप्टर 1 को। तो क्लास 11 सिलेबस के बारे में जानते हैं। क्लास 11 की सिलेबस में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, क्योंकि इस ईयर का सिलेबस भी आ चुका है। मैं ईयर की अगर बात कर रहा हूँ, सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सेशन 2020-21 की बात कर रहा हूँ। तो जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स टोटल आने हैं वो आने हैं 15 चैप्टर्स। एंड ये 15 चैप्टर्स आपकी एनसीईआरटीज आपके पास होंगी। एनसीईआरटीज भी आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड होंगी, एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी पार्ट 2। एनसीईआरटी पार्ट 1 में जो चैप्टर्स होंगे वो फर्स्ट 8 चैप्टर्स होंगे, यानी 1 to 8 चैप्टर्स होंगे, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक तरीके का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। दैट मीन्स कि इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा, आप आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं, क्या फिजिकल टर्म्स पढ़ने वाले हैं, और एक दो डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर स्किप करते हैं। दे स्टार्ट यू टीच फ्रॉम चैप्टर 2। एंड सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी पार्ट 2, तो उसमें जो चैप्टर हैं रिमेनिंग चैप्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि 9 to 15 चैप्टर्स के अंदर हैं। एंड ये डिवीजन है आपके एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आपकी दो पार्ट में डिवाइड होगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एग्जाम्स की अगर बात करें तो आपके दो टर्म में एग्जाम होंगे, एक फर्स्ट टर्मिनल और एक फाइनल टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल में जो चैप्टर्स आते हैं वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग हिसाब है। प्राइवेट अपने हिसाब से टीचर जो होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो चैप्टर रिड्यूस भी करते हैं जितना वो करवा पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो सीबीएसई की गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो सीबीएसई की गाइडलाइंस देखें तो वो मोस्टली आपको 2 to 8 चैप्टर, यानी 1 to 8 चैप्टर बोलता है। 1 इज नॉट इंक्लूडिंग हियर बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2 to 8 चैप्टर मेन आपके आते हैं, बट कई बार 2 to 7 यानी 8 चैप्टर आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो 8 चैप्टर भी इंक्लूड नहीं करते हैं। 7 चैप्टर, फर्स्ट 7 चैप्टर्स ही आते हैं। फाइनल टर्म की अगर बात करें जो कि 70 मार्क्स का एग्जाम होना है, उसमें आपके सभी चैप्टर्स आएंगे। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो एग्जाम से पहले ही हो जाएगा, एंड 70 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपका क्या है सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 में पहला जो टॉपिक है आपका यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है? अगर आप फिजिक्स में देखो तो हम कई सारे फिनोमनाज और कई सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, और उन सभी फिनोमना और कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग लॉ और स्टडी करने के लिए अलग लॉज की जरूरत पड़ती है, रूल्स। तो उन अगर हम हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए अलग अलग लॉज बनाते हैं तो हमारे लिए ही डिफिकल्टीज पैदा हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि साइंटिस्ट ने कई सारे फिनोमेनास को एक ही लॉज के बेस पे स्टडी करना, एक ही लॉ के बेस पे एक्सप्लेन किया। तो ऐसे में जो यूनिफिकेशन का टर्म आया, यूनिफिकेशन मतलब बेसिकली यूनिफाई करना। आपने क्या करा कि एक ही लॉ के बेस पे आपने कई सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखो, आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हो, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है कि फॉलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे होता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो ये सारे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही लॉ के बेस पे एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको हम यूनिफिकेशन कह रहे हैं। रिडक्शनिज्म अगर आप देखो, रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शन, रिडक्शनिज्म। तो इसमें एक एग्जांपल के बेस पे मैं आपको समझाता हूँ। आप अभी 11th चैप्टर में 11th में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली पहले क्या किया गया था, मैक्रोस्कोपिक। यहाँ दो टर्म आएगा, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ठीक है, तो जब मैक्रो और माइक्रो आप पढ़ते हो तो मैक्रो में क्या होता है कि आप बड़े लेवल पे पढ़ते हो, माइक्रो में आप छोटे लेवल पे पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, 20 पीपल्स का ग्रुप है, अगर आप उस पूरे ग्रुप को स्टडी कर रहे हो तो आप मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो। और उस 20 पीपल के ग्रुप में अगर आप पर्टिकुलर पर्सन को स्टडी कर रहे हो तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हो।
तो ये मैक्रो माइक्रो में डिफरेंशिएट है। अब इसी को आप थर्मोडायनेमिक्स में समझो। जब थर्मोडायनेमिक्स आई थी तो उस टाइम पे हम माइक्रोस्कोपिक पे उस पे स्टडी करते थे। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के टेम्परेचर यानी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसके बारे में हम स्टडी करते थे। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि अब उसके उसी गैस के, अब थर्मोडायनेमिक्स को उसी गैस की माइक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, उसी थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके। अब हम क्या करते हैं, उसी थर्मोडायनेमिक्स के आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे 11th में, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में हम गैस किस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करता है उनके मॉलिक्यूल्स में, यानी काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक पे चले गए, ठीक है। ये उसी तरीके से है, आप एक समझ लीजिए कि आपने एक बॉक्स में कई सारे मार्बल्स रखे हैं। अगर आप सिर्फ बॉक्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स मैक्रो लेवल पे लगा रहे हैं। और वही अगर आप बॉक्स के अंदर मार्बल्स पे स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मार्बल्स पे स्टडी कर रहे हैं, मार्बल्स को समझ लीजिए गैस के पार्टिकल्स, तो आप अगर मार्बल्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, तो यानी कि आप काइनेटिक थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं। तो वो टर्म डिफाइन कर रहा है रिडक्शनिज्म। अनदर अटेम्प्ट मेड इन फिजिक्स इज टू एक्सप्लेन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। क्लियर। देन हम आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। नेचर में मेनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, यानी कि यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में कोई भी अगर 2 बॉडीज है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इवन मैं अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूं और अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रहा है। मेरे पास कोई बैठा पर्सन उस पे फोर्स लगा रहा हूं और वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, यानी यूनिवर्स में कोई भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। अब इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हमारा फोर्स कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, अर्थ का फोर्स इफेक्ट दिखाता है। तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये यूनिवर्स में एक तरीके से वीकेस्ट फोर्स माना जाता है और किन्हीं भी मास एग्जिस्टिंग बॉडीज के बीच में ये अप्लाई होता है, ये ध्यान रखेंगे। लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफी दूर तक ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लीजिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह लीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके का 2 चार्ज के बीच का फोर्स है। अब 2 चार्ज जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज के बीच का फोर्स होता है। ये सेम उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स में ये सिर्फ एक टाइप, ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर से ही क्लियर हो रहा है। न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके एक फोर्स रखता है उसको न्यूक्लियस में। जो फोर्स इसको बाइंड करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है न्यूक्लियस में, जो इनको बाइंड करके रखा हुआ है, आप खुद ही सोच सकते हैं प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसके बजाय भी वो सारे प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में बाइंड हैं बहुत छोटी सी स्पेस में। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रांग होता है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? 2 चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव भी फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में लग रहा है, नेगेटिव कुछ है नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव रिपेल कर सकता था। बट यहाँ पे हो क्या रहा है? अट्रैक्टिव भी फोर्स लग रहा है। और इसका जो रेंज होता है वो बहुत छोटा होता है। इसका रेंज जो होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर का होता है।
अगर यानी कि बहुत ही छोटा रेंज है, यानी आप सोचिए 0.00000001 मीटर के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसको यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स हो गया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या है कि कुछ एटम्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे एटम्स यानी न्यूक्लियाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके नहीं रख पाते हैं। बाइंड करके नहीं रख पाते हैं तो वो ब्रेक होने लगते हैं, और कुछ डिके, ब्रेक होना मतलब डिके होना, तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। तो जो बीटा रेडिएशन, 3 तरह की रेडिएशन होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 तरह की रेडिएशन होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो जब बीटा डीके होता है तो वहां पे एनर्जीज का रिलीज होता है, जिसमें एटम क्या होता है, ब्रेक हो रहा होता है। तो ऐसे में वो जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज नॉट इनफ नाउ कि वो उसे बाइंड करके रख सके, तो ऐसे में वो ब्रेक होने लगता है, उसमें से रेडिएशन निकलने लगती है। तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा था उसको हम क्या कह देते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। In a beta decay, the nucleus emits an electron and an uncharged particle called neutron. The electron and neutron interact with each other through the weak nuclear force. ठीक है, यानी कि उस समय जो निकल रहे होते हैं चार्जेस पार्टिकल, वो आपस में एक वीक न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं, जो कि पहले वाले के कंपेयर में काफी वीक होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में, कंजर्वेशन नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, कंजर्वेशन मतलब कि कंजर्व होना, कंजर्व होना मतलब कि चेंज नहीं होना। तो बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अनचेंज रहती है, मतलब कभी चेंज ही नहीं होती टाइम के साथ। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज हमने बनाए हैं, और जो इनको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए उन्हें हम कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। जिनमें से कुछ लॉज को आप जानते हैं, जैसे कि पहला, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एनर्जी कभी भी बढ़ाई और डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 7th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 12th में आप पढ़ेंगे। सो बेसिकली सबका मतलब यही है कि ये चीजें चेंज नहीं होती हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो ऐसे में उसको कौन कंजर्व करके रखता है, कंजर्व करके क्वांटिटी रखेगा, तो उन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये लॉज का यूज करते हैं, और हम क्या बोल देते हैं, कंजर्वेशन लॉज। देन आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली, सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब आप समझिए, जैसे कि आपके घर में, अब तो नहीं होते, अब तो अब मोस्टली सबके घरों में लैपटॉप्स होते हैं। पहले क्या होता था कि सबके घर में डेस्कटॉप होते थे, यानी कंप्यूटर होता था, पर्सनल कंप्यूटर होता था, जिसमें एक मॉनिटर होता था, माउस होता था, कीबोर्ड होता था, सीपीयू होता था। तो ये सब अलग अलग चीजें होते थे, जिनको असेंबल करके हम अपना कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बनाते थे। अब वो सभी चीजें असेंबल हुई हैं, यानी कि सब इंडिविजुअल चीजें हैं, और इंडिविजुअल मिलकर एक चीज बना रही है। तो जब कई सारी चीजें मिलकर एक चीज बनाती है तो उसे हम सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। अब वो सिस्टम हो सकता है कि 2 पार्टिकल से मिलकर बनाओ, वो सिस्टम हो सकता है 10 पार्टिकल से मिलकर बनाओ। सो बेसिकली यानी कि ऐसा सिस्टम जिसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोलेट सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेट सिस्टम का मतलब है कि जिसका एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एक्टिविटी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, आइसोलेट सिस्टम, यानी वो आइसोलेट हो गया है। जैसे मान लीजिए कि 2 टेनिस की बॉल आपने आसपास में रखी हुई है, एक टेनिस बॉल पे आप फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है, बट दूसरी बॉल को कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब वो बॉल क्या हो गई, आइसोलेट होगी, वो आइसोलेट बॉल हो गया, वो आइसोलेट सिस्टम हो गया। तो ऐसे में हम आइसोलेट सिस्टम कह रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट उस सिस्टम पे नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये था चैप्टर 1, छोटा सा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, एंड मेरे चैनल पे जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।